दोस्तों वैसे बच्चे जो साल भर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, और अभी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाए, उनके लिए जो है ना यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कहीं पे स्किप मत करना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में। जैक बोर्ड क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका जो है वो सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आप सभी का डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे बाहर आप सभी का नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी मेरा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि समुद्रन जो है वह नहीं निकला है, तो दोस्तों मैं आप सभी को ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आप सभी का सेम टू सेम समुद्रन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, यदि समुद्रन निकलता तो भी समुद्रन वाला क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो इसलिए दोस्तों आप सभी जो है चैनल पर बने रहना। और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि मॉडल सेट 5, ठीक है, मॉडल सेट 5 लिखा हुआ है। तो मॉडल सेट आप बोलोगे कि सेट 5 क्यों लिखा है, तो सेट 1 2 3 4 अपलोड हो चुका है। चैनल पर जाकर के आप सभी चेक कर लेना, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि ये चैनल अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक आप सभी का साथ रहने ही वाला है। साथ ही दोस्तों एग्ज़ाम तक आप सभी को काफ़ी ज़्यादा स्टडी का वायरल वायरल क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। और जितना बताऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी मेरा है। जितना बताऊंगा उसी के अंडर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो बनाऊँ तो नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और दूसरी बात कि ये चैनल अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक ही नहीं, इवन रिजल्ट आने तक आप सभी के साथ रहने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए चलते हैं। और आज का जो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे सोशल साइंस का, फिर जो है हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले और एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का पैटर्न इस बार का कैसा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन 30 गो पूछेगा, यानी कि 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और 50 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, फिर जो है वो 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। तो दोस्तों इटली जो है वो 19वीं सदी के मध्य में 7 राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपनों का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था, ठीक है। जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपनों का संसार किस फ्रांसीसी कलाकार ने बनाया था। तो दोस्तों फ्रेडरिक सरोयू ने, ठीक है, फ्रेडरिक सरोयू ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक सरोयू, ठीक है, फ्रेडरिक सरोयू। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रूसो, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूसो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में क्या दिखाई दिया। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में क्या दिखाई दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नमक, ठीक है, नमक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधता है, यह विश्वास किनका था। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था। तो दोस्तों यह विश्वास जो था वो महात्मा गांधी का ठीक था, ठीक है, महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि G77 से आप क्या समझते हैं। G77 से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकासशील देशों का समूह, ठीक है, विकासशील देशों का समूह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। तो कताई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कताई। चैनल पर जो जुड़ते जा रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। इससे जो है वो आप ही लोग का बेनिफिट होगा, ताकि जब जब वीडियो अपलोड करो तो नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। बेल नोटिफिकेशन को जो प्रेस कर लेना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गैली क्या है। तो गैली क्या है दोस्तों? तो गैली एक जो है वो धातुई फ्रेम है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धातुई फ्रेम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो दोस्तों काली मृदा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काली मृदा। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है। तो दोस्तों जैव और अजैव, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैव और अजैव। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कह रहा है कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम किस प्रकार के वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षरित वन। ठीक है, क्षरित वन इसका, सॉरी क्षरित नहीं, आई थिंक रक्षित वन हो जाएगा, रक्षित वन इसका हो जाएगा। इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन पे डाउट है, क्षरित वन ऐसा तो नहीं सुना है मैंने, रक्षित वन शायद हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लेना और कमेंट डाउन करके बता देना कि इसका आंसर क्या होगा, एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बता देना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन है, तो 7। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है। सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान में हिंदी भाषा के अलावा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 21। ठीक है, 21 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था। मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था, मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में। ठीक है, 1968 ईस्वी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था। नेपाल में हुए जनसंघर्ष को निम्न में से क्या कहा गया था। तो जो नेपाल में जनसंघर्ष हुआ था उसको लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी दल से निर्वाचित होने के बाद उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी दल से निर्वाचित होने के बाद फिर उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं दल बदलू, जैसे बोला जाता है ना, तो उस तरह से दल बदल। ठीक है, दल बदल, दल बदल बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दल बदल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है, तो पंचायती राज। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव विकास का अर्थ है। मानव विकास का क्या अर्थ है, तो मानव विकास का अर्थ होता है, एक सेकंड, मानव विकास का अर्थ होता है कि मानव में गुणात्मक सुधार लाना। ठीक है, मानव विकास का क्या अर्थ होता है, तो मानव में गुणात्मक सुधार लाने का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मानव में गुणात्मक सुधार लाना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों का प्रमुख उदाहरण। तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो दोस्तों प्रक्षणन बेरोजगारी। ठीक है, यानी कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रक्षणन बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रक्षणन बेरोजगारी। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है, तो व्यापारिक बैंक में साख निर्माण भी होता है, ऋण भी दिया जाता है और जमा को स्वीकार भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सभी बस वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जिन जिन बच्चे जो है वो जुड़ते जा रहे हो वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए। तो चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ।
28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी निवेश वह निवेश है जो कि डैश के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विदेशी निवेश वह निवेश है जो कि किसके द्वारा किया जाता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा क्या किया जाता है, तो विदेशी निवेश किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है, तो अमेरिका। ठीक है, यानी कि अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है, अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है, तो दोस्तों आभूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आभूषण। तो इसी के साथ अभी मैंने आप सभी को 30 जो है वो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, 30 MCQ, जो कि आप सभी का सोशल साइंस के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो बच्चे चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट डाउन करके बताइए यदि कोई दिक्कत है तो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। सब्जेक्टिव में दोस्तों सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन को देखेंगे, फिर दोस्तों हम लोग 3 मार्क्स का क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, वीडियो का लेंथ जो है वो थोड़ा बड़ा होने वाला है, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है, बस आप सभी जो है वो तैयारी करते जाइए। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ये सेट नंबर 5 है और बाकी इससे पहले 4 सेट अपलोड हो चुका है, वो जा करके देख लीजिए। आप सब यदि कुछ भी नहीं पढ़े हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो चारों सेट और एक सेट अभी डाल रहा हूँ, 5 सेट आप सभी पढ़ के चल जाइए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। 5 सेट जा करके पढ़ के चल जाइए। ठीक है, इतना पढ़ के जाओगे तो आपका कंफर्म है कि 80 to 90 मार्क्स आ जाएगा एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 2 नंबरिया वाला पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रूपक से क्या तात्पर्य है। रूपक से क्या तात्पर्य है, तो रूपक का डेफिनेशन हो जाएगा कि जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। रूपक किसे कहा जाता है, तो जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसकी कोई एक शर्त बताएं। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था। इस समझौते में सरकार ने वचन दिया कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ठीक है, इस समझौता में जो है वो सरकार ने क्या बोला था कि क्या वचन दिया था कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार लोगों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इसको जो है वो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि बांध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा कि बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। तो ये हो जाएगा बांध का डेफिनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भूतापीय ऊर्जा क्या है। भूतापीय ऊर्जा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाले विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास लैंगिक असमानता किसे कहते हैं। लैंगिक असमानता किसे कहते हैं, तो जब पुरुषों एवं महिलाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। ऑप्शन नंबर 30 ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 प्रकार की सामाजिक विषमताओं के नाम लिखें। आंसर हो जाएगा लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण परस्पर निर्भर है। पर्यावरण की उपेक्षा कर आर्थिक विकास भावी पीढ़ी के लिए धारणीय नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि विदेशी व्यापार किसे कहते हैं। ठीक है, विदेशी व्यापार का जो है वो डिफिनेशन लिखना है। दोस्तों चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। और ये जो है वो 5वां सेट है, पिछले और 4 से पिछला जो है वो 4 वीडियो बना हुआ है, वो जाकर के चैनल पर चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, वहीं सबसे आप सभी का क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इसका आंसर हो जाएगा, विदेशी व्यापार का डेफिनेशन हो जाएगा कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत उत्पादित माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए पहुंचाया जाता है, इसके अंतर्गत आयात एवं निर्यात दोनों ही होता है, उसे विदेशी व्यापार करते हैं। यहाँ आप लोग जोड़ देना, ठीक है, कि उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो इसी के साथ 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। अब हम लोग चलते हैं, जो 3-3 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि राजनीतिक नेता पृथक चुनाव क्षेत्रों के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। इसका आंसर हो जाएगा कि इसका मुख्य कारण था कि हिंदू, जिनमें दलित भी थे, तथा मुसलमान नेता सभी अपने समुदाय के हितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, जिससे कि उनकी सीटें सुरक्षित हो तथा उन्हें अपने समुदाय के हितों के लिए सुरक्षा मिल सके। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग लिख लेना, हम लोग चलते हैं, उतना भी टाइम नहीं है मेरे पास, और भी वीडियो आप सभी के लिए बनाना है। तो चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो 39 क्वेश्चन का आप सभी जो है वो इसका आंसर कर लेना, ठीक है। इसमें और 2-3 लाइन अपने से ऐड कर देना, या फिर जो है वो देख लेना गाइड वगैरह से, आप सभी इसका आंसर देख लेना। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, ये जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या फिर अथवा में दिया हुआ रहेगा कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था और भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि ब्रिटेन की टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में 1927 ईस्वी में एक वैधानिक आयोग का गठन किया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इस कमीशन के साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन, ठीक है, सर जॉन साइमन। ये चीज़ को आप लोग याद रखना। मान के चलिए आप सभी को ऑब्जेक्टिव में दे दे कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन साइमन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट हो जाएगा कि इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। उनका कार्य यही था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना एवं तदनुरूप सुझाव देना था, ठीक है। अगला जो पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा कि भारत में इसका विरोध इसलिए हुआ कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सारे सदस्य अंग्रेज थे। अतः 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये हो जाएगा इसका तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या लिखना है, और जो लास्ट पॉइंट है वो आप सभी को लिखना है इस क्वेश्चन का, कि पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पुलिस ने उन पर इतनी लाठियां बरसाई कि इस प्रहार में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर साइमन कमीशन का। इसको आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और एक बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन है आप सभी के पास कि G77 क्या है, ठीक है। और G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जाता है, व्याख्या करें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर हो जाएगा कि G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिन्हें 1944 में होने वाले ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए वे एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे थे। आगे क्या हो जाएगा कि G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में विकास डैश देकर के क्या लिखना है कि ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही दबदबा था, इसलिए उन्हें विकासशील देशों का कोई विशेष लाभ न हुआ। इसलिए इन ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों में G77 नामक देशों ने नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली, ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरा हो सके। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि इस नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उन्हें यह आशा था कि उन्हें अपने संसाधनों पर यही सही आर्थिक में नियंत्रण हो सके। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि उन्हें कच्चा माल के सही दाम मिल सके। और फोर्थ पॉइंट और जो लास्ट पॉइंट है वो हो जाएगा कि उन्हें अपने तैयार मालों के लिए विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल सके, ठीक है, मिले। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालें। भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालें या फिर भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम लिखें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। और चैनल को जिन जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा कि भारत में कोयले का लगभग
21,400 करोड़ टन भंडार है। आजकल भारत में प्रतिवर्ष 33 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। कोयले के अधिकांश क्षेत्र प्रायद्वीप पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। कुल उत्पादन का 2/3 कोयला झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में निकाला जाता है। शेष 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश, उसके बाद क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। देश में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार से है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा झारखंड, डैश दे करके क्या लिखना है कि प्रमुख खनन क्षेत्र बोकारो, झरिया, गिरिडीह, रामगढ़ है। ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा प्रमुख क्षेत्र, उमरिया, सोहागपुर, ये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है थर्ड पॉइंट में, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र है, तो कोरबा, अंबिकापुर। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि उड़ीसा, इसमें क्या लिखना है डैश दे करके कि प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन कौन से है, तो संबलपुर और सुंदरगढ़। ठीक है, इस जिलों में जो है वो कोयला क्षेत्र है, कोयला उत्पादक क्षेत्र। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है, तो भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन किस प्रकार से हो जाएगा, तो इसका जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत में निर्वाह कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि का तेजी से विकास हुआ है। आज भारत के किसान उसी फसल के उत्पादन पर बल देता है जिससे उससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों तथा नई तकनीकी का प्रयोग होने लगा है जिससे फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। ठीक है। आगे क्या हो जाएगा कि वैश्वीकरण से भारत में कई कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि हुई है। अगला क्या हो जाएगा कि उत्तम बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादनों की गुणवत्ता बढ़ गई है, अतः किसानों को अपने उत्पादन का पहले से कहीं अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चैनल पर जो जुड़ रहे होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों की चर्चा करें। इसका आंसर हो जाएगा कि उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए विभिन्न उपाय। तो फर्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा कि जल शक्ति का प्रयोग। ठीक है, जल शक्ति का प्रयोग, डैश दे करके क्या लिखना है कि हमें कोयले, लकड़ी या खनिज तेजी से पैदा की गई बिजली जो हवा प्रदूषित करती है के स्थान पर जल द्वारा पैदा की गई बिजली का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे में वातावरण में कम धुआं जाएगा जिससे वह काफ़ी शुद्ध रहेगा। आगे चलते हैं। सेकंड जो पॉइंट हो जाएगा कि ताप बिजली पैदा करने में अच्छी प्रकार के कोयले का प्रयोग। आंसर क्या हो जाएगा कि बहुत से वैज्ञानिकों का ऐसा सुझाव है कि यदि कोयले से ताप बिजली पैदा करनी हो तो उत्तम श्रेणी के कोयले का प्रयोग करना चाहिए जो कम धुआं छोड़े। ऐसे में वातावरण का प्रदूषण कम होगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि कारखानों को नगरों से दूर ले जाना। इसका डैश दे करके क्या लिखना है कि ऐसे सभी फैक्ट्रियों को जो वातावरण में धुआं एवं जहरीली गैसें छोड़ते हैं उन्हें शहरों से दूर ले जाना चाहिए ताकि वे नगरों के वातावरण को और प्रदूषित न करें। इस दिशा में उच्चतम न्यायालय ने बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है जब दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया कि वे प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को कॉरपोरेशन की सीमाओं से बाहर ले जाए। ठीक है, ये हो जाएगा इसका थर्ड पॉइंट। और जो लास्ट पॉइंट है वो हो जाएगा कि प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले जल को उपचारित करना चाहिए। डैश दे करके क्या लिखना है कि यदि फैक्ट्रियों के जल को नदियों में फेंकना ही हो तो उसे उपचारित कर लिया जाए तो प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 42 का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। ठीक है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि निम्नांकित कारणों से परिवहन हमारी अर्थव्यवस्था की आधारभूत धमनियाँ या जीवन रेखा मानी जाती है। फर्स्ट जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कि परिवहन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने का महत्वपूर्ण साधन है। इससे सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि होती है। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिवहन का व्यापक महत्व है। इससे सुरक्षा दस्तों के आवागमन में आसानी होती है।
और अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि परिवहन उद्योगों की स्थापना तथा विकास का आधार है। परिवहन के माध्यम से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है तथा परिवहन के माध्यम से ये औद्योगिक इकाइयों में तैयार माल बाजारों तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर जो जो बच्चे जुड़ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है, इस कथन के पक्ष में तर्क दे। अथवा लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था क्यों कहा जाता है। ठीक है, या फिर लोकतंत्र के 4 प्रमुख गुणों का उल्लेख करें। देखिए गाइस, चाहे आप सभी का ये क्वेश्चन पूछे, चाहे आप सभी का ये क्वेश्चन पूछे, चाहे आप सभी का ये क्वेश्चन पूछे, आंसर जो है वो यही लिखना है। ठीक है, अब आप सभी को ये तीनों क्वेश्चन याद रखना है कि आप सभी को ये चीज़ माइंड में रीड करके जाना है कि ये यदि तीनों क्वेश्चन पूछे तो आंसर जो है वो यही होगा। ठीक है, या फिर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्या कि यदि ये क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन तो इसका ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, और यदि अथवा में ये सब क्वेश्चन जो है पढ़ता ही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ देता है तो फिर वो लोग बोलता है कि सर आप जो बताए थे वो आया ही नहीं था। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे या फिर तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, आंसर जो है वही लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नांकित गुणों के आधार पर लोकतंत्र को एक बेहतर शासन व्यवस्था माना जाता है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज मिलना है, लिखना है। फर्स्ट, कि लोकतंत्र नागरिकों में समानता की भावना को प्रोत्साहन कर देता है। सेकंड पॉइंट, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को प्रतिष्ठित एवं सुनिश्चित करता है। थर्ड, लोकतंत्र में लिए गए फैसलों में जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है। फोर्थ पॉइंट, लोकतंत्र विवादों के समाधान का बेहतर उपाय मुहैया कराता है। फिफ्थ पॉइंट, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने का अवसर होता है। इसी कारण से लोग लोकतंत्र को अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतंत्र सरकार में के कामकाज में कैसे उपयोगी है, किन्हीं चार का वर्णन करें। आंसर हो जाएगा कि विभिन्न दबाव समूह अपने ही ढंग से लोकतंत्र की सेवा करते हैं और उसकी जड़ें मजबूत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये विभिन्न दबाव समूह सरकार को आम नागरिकों की कठिनाइयों और आवश्यकताओं से अवगत करते हैं। अगला हो जाएगा अगला पॉइंट कि ये हित समूह विभिन्न प्रकार के दबावों में संतुलन बनाए रखते हैं। यदि एक दबाव समूह अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पर अनुचित दबाव डालता है तो बाकी हित समूह इस अनुचित दबाव को विफल कर देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा कि विभिन्न प्रकार के दबाव समूह के विरोध और प्रतिविरोध से सरकार को यह पता चलता है कि जनता क्या चाहती है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि जब कभी सरकार कुछ धनी व्यक्तियों अथवा सशक्त व्यक्तियों के दबाव में आ जाती है तो दबाव समूह सरकार को इस अनुचित दबाव में मुक्त कराती है। इस प्रकार दबाव समूह सरकार के कामकाज में उपयोगी सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों के सामने क्या 4 चुनौतियां हैं, अथवा राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। फर्स्ट पॉइंट, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। राजनीतिक दलों में प्रायः आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। इसका अभिप्राय यह है कि दल की संपूर्ण शक्ति उसके शीर्षस्थ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। शीर्षस्थ नेताओं द्वारा सामान्य कार्यकर्ता को अंधेरे में रखा जाता है तथा पार्टी के नाम पर सारे फैसले वे स्वयं लेते हैं। उनसे असहमति रखने वाले व्यक्ति के पास पार्टी छोड़ने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं होता है। सिद्धांतों के स्थान पर नेता ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वंशवाद की चुनौती। अधिकांश दलों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता के नेता बनने के अवसर होगा, ठीक है, अवसर खत्म हो जाते हैं। दूसरे इससे अनुभवहीन तथा बिना जनाधार वाले लोग शीर्ष पद पर पहुंच जाते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा कि पैसा और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव। राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, अतः इसके लिए वे पैसे और बाहुबल के प्रयोग से नहीं हिचकते। इससे पार्टी पर अमीर लोगों तथा अपराधी तत्वों का प्रभाव
बढ़ने लगता है तथा पार्टी के सिद्धांत पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। 99% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये क्वेश्चन हमको तो लगता है ना कि एक एक साल बाद जो है वो रिवाइज करता है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप सभी देख के जाना, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, निसंदेह एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में जहां अधिक जोखिम होता है, ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है। सेकेंड पॉइंट है कि उदाहरण के लिए एक व्यक्ति फसल उत्पादन के लिए ऋण लेता है। यदि किसी कारणवश उसकी फसल भारी हो जाती है तो वह ऋण को वापस नहीं कर पाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, ऐसी स्थिति में वह कर्ज चुकाने के लिए पुनः कर्ज लेता है अथवा अपनी जमीन बेचने के लिए विवश हो जाता है। एट लास्ट पॉइंट हो जाएगा कि इस प्रकार परिस्थिति के खतरे इस बात को तय करते हैं कि ऋण उपयोगी होगा अथवा नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितना सारा भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में दिए गए उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन करें अथवा उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियों को लिखें। आंसर हो जाएगा कि उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 ईस्वी के अनुसार उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकार इस प्रकार है। अधिकार, फर्स्ट पॉइंट, सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को अधिकार है कि वे उन वस्तुओं की बिक्री अपने बचाव कर सके जो उनके जीवन में संपत्ति के लिए खतरनाक है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि सूचना का अधिकार। इसके अंतर्गत गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, स्तर और मूल्य आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा कि चुनने का अधिकार। विभिन्न वस्तुओं को देख परख कर चुनाव करने का अधिकार। अगला पॉइंट हो जाएगा सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता के हितों से जुड़े उपयुक्त संस्थाएं, संगठन उपभोक्ताओं की समस्याएं पर पूरा ध्यान दें। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा कि शिकायतें निपटाने का अधिकार। उपभोक्ताओं के शोषण व उनकी अनुचित व्यापारिक क्रियाओं के विरुद्ध निदान और शिकायतों को सही प्रकार से निपटाना। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा कि उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, इसमें उपभोक्ता हित से जुड़े प्रसंगों और वस्तुओं की जानकारी सम्मिलित है। ठीक है, तो इसी के साथ 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो वो कंप्लीट होता है। सब्सक्राइब करते जाइएगा चैनल को, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, चैनल को अरे सॉरी। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको। ठीक है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर कौन था, और मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने खुलेआम प्रशंसा की। व्याख्या करें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि मार्टिन लूथर जर्मनी का एक महान धर्म सुधारक था जिसने रोमन कैथोलिक धर्म का विरोध करने से रेफॉर्मेशन आंदोलन को जन्म दिया। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि लूथर जर्मनी का एक पादरी था, वह धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख सुधारकों में से एक था। सेकंड पॉइंट हो जाएगा वह स्वयं रोम गया, परंतु उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि पोप और पादरी आध्यात्मिक विषयों से बहुत दूर है और सांसारिक विषयों से उलझे पड़े हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा कि जर्मनी वापस आकर उसने पोप और पादरियों के भ्रष्ट जीवन का भंडा फोड़ दिया। शीघ्र ही उसने पोप द्वारा बेचे जाने वाले क्षमा पत्रों का खुला विरोध करना शुरू कर दिया। उसके प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रोटेस्टेंट मत का जन्म तथा विकास हुआ। अगला पॉइंट हो जाएगा कि मार्टिन लूथर द्वारा न्यू टेस्टमेंट की 5000 प्रतिलिपियां कुछ सप्ताहों में ही बिक गई और उसका दूसरा संस्करण 3 महीने के अंदर ही अंदर छप गया। तभी प्रसन्न होकर लूथर ने कहा, प्रिंटिंग ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीतिक को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दें। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि सामाजिक विभाजन राजनीतिक दलों के बीच टकराव का कारण
बनता है, प्रत्येक राजनीतिक दल का झुकाव एक विशेष सामाजिक वर्ग की तरफ होता है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि सामाजिक विभाजन समाज में भेदभाव की भावना को प्रोत्साहन देता है, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को खतरा पहुंचता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि सामाजिक विभाजन राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देता है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि अधिकतर देशों में मतदान का स्वरूप सामाजिक विभाजन के द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक समूह का झुकाव एक विशेष राजनीतिक दल की तरफ होता है। ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट समुदाय में चले भीषण संघर्ष के कारण वहाँ राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई। इसी प्रकार यूगोस्लाविया में धार्मिक और जातीय आधार पर हुए राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया कई भागों में विभाजित हो गया। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कि श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक है तथा तमिल अल्पसंख्यक है। श्रीलंका के सिंहली समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया तथा कई ऐसे कदम उठाए जिनसे अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को सत्ता में उचित साझेदारी नहीं मिली और उनके हितों की हानि हुई। इनमें से कुछ निम्नांकित है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि तमिल भाषा की अवहेलना करते हुए सिंहली भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि विश्वविद्यालयों तथा सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद आप सभी को कुछ लिखना नहीं है, बस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, और जो बता रहा हूँ वो बस करते जाइए। अगला क्या लिखना है कि उपयुक्त असंतुलित सत्ता विभाजन के परिणाम स्वरूप श्रीलंका के तमिल समुदाय में तनाव फैला और दोनों समुदायों के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। तो आंसर हो जाएगा कि विकास में ऋण की भूमिका। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि जिन लोगों के पास अपना काम चलाने के लिए धन नहीं होता वे ऋण लेकर अपना काम चला लेते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि देश की विकास में ऋण की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि ऋण ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को और शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों और उद्योगपति की विशेष सहायता करती है। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि ऋण साधारण लोगों के लिए भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। इसकी सहायता से लोग अपने घर का निर्माण कर सकते हैं और आने जाने के लिए कारें आदि भी खरीद सकते हैं। ऋण की दर भी कम होनी चाहिए ताकि लोगों को ऋण चुकाने में आसानी रहे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, कि विकास में ऋण की क्या भूमिका होती है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा। बोल रहा है कि खुली बेरोजगारी और प्रक्षणन बेरोजगारी के बीच विभेद करें। आंसर हो जाएगा कि खुली बेरोजगारी और प्रक्षणन बेरोजगारी के बीच में विभेद निम्नांकित तथ्यों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, एक साइड लिखना है खुली बेरोजगारी, एक साइड लिखना है प्रक्षणन बेरोजगारी। और खुली बेरोजगारी का जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो हो जाएगा कि इस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत लोग पूर्णतः बेरोजगार होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी और मैं भी। ठीक है, प्रक्षणन बेरोजगारी इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में वे बेरोजगार होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका हो जाएगा कि इसके अंतर्गत एक भी व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता है। इसका सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक संख्या में लगे होते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट नंबर सी हो जाएगा कि इस प्रकार की बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका पॉइंट नंबर सी हो जाएगा कि प्रक्षणन बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। पॉइंट नंबर डी हो जाएगा कि इस प्रकार के बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से की जा सकती है। ये हो जाएगा पॉइंट नंबर डी कि इस प्रकार के लोगों की गणना स्पष्ट रूप से नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं और जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मृदा अपरदन तथा भूक्षरण को रोकने के लिए कुछ उपाय बताएं। आंसर हो जाएगा कि मृदा अपरदन या भूक्षरण को रोकने के उपाय। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती करने से भूमि क्षरण की मात्रा को कम किया जा सकता है। ठीक है,
सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि मरुस्थलीय भाग के चारों ओर वृक्ष लगाकर भूमि क्षरण को रोका जा सकता है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे पौधे तथा घास आदि लगाकर भूमि क्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि एक ही भूमि पर बदल बदल कर विभिन्न फसलों की खेती से भी भूमि क्षरण पर नियंत्रित पाया जा सकता है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि औद्योगिक इकाइयों में स्क्रबर यंत्र का प्रयोग करने से धूल खेतों में जमा नहीं होती तथा भूक्षरण कम हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल को बाहर निकलने के लिए पृथककारी छन्ना का प्रयोग कर भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, मृदा अपरदन या फिर भूक्षरण को रोकने के कुछ उपाय। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है और इस बार भी चांसेस है कि पूछा जा सकता है। ठीक है। बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाले लाभों को लिखें। आंसर हो जाएगा कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि उनसे सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी है और जो भूमि पहले ऊसर पड़ी थी, नहरों द्वारा उन्हें पानी पहुंचाने से अब उनकी सिंचाई होने लगी है और लाखों क्विंटल अनाज पैदा होने लगा है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि इन बड़े बांधों ने बाढ़ों के वेग को रोकने और लोगों को बर्बादी से बचाने के लिए विशेष योगदान दिया है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि इन बांधों ने भूख और अकाल से लोगों को बचाया है। जो पहले अनगिनत लोग भूख और अकाल से मर जाते थे, अब उन्हें इन्हीं बड़े बांधों के कारण जीवन दान दिया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि इन बांधों ने हमारे कारखाने चलाने एवं हमारी सुविधा के लिए बिजली पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिजली के बिना ना हम आवश्यक चीज़ें उपलब्ध होती है और ना ही हमारा जीवन इतना संपन्न और सुखी हो पाता है। ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि इन बांधों के कारण मछली पालन में भी सुविधाएं हुई है। अगला पॉइंट हो जाएगा कि अधिक उपज होने पर और कारखानों से अधिक माल तैयार होने से वाणिज्य और व्यापार में भी सब बड़ी वृद्धि हुई है। तभी तो पंडित नेहरू ने इन बड़े बांधों को आधुनिक रूप से के मंदिर कहकर पुकारा था। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब जो एक लास्ट मैप वर्क बचा जो कि आपका 52 नंबर में पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, कि भारत के दिए गए मानचित्र में आणविक और तापीय ऊर्जा केंद्रों के नाम का मिलान करें। तो नवेली, कोरबा, चंद्रपुरा, रावत भाटा और नरोरा, इसको जो है वो मैप में, पॉलिटिकल मैप में दर्शाना है। तो दोस्तों फिर से मैं बता दूं कि एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 5 मार्क्स का बता दूंगा पूरा मैप वर्क। ठीक है। 5 मैप बताऊंगा, उसी में से कोई एक मैप आएगा, इतना गारंटी है। ठीक है। तो यदि आप सभी को मैप वर्क चाहिए तो आप सभी जो है वो कमेंट डाउन करके बता देना, मैं A to Z और एकदम समझा के बता दूंगा। ठीक है। इतना अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि समझ में आ जाएगा। तो कमेंट डाउन करके बता देना। ठीक है। और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट डाउन करके बता देना। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। और चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि अभी से एग्जाम तक आप सभी का चैनल साथ रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इसी तरह VVI क्वेश्चन का वीडियो बनने वाला है। ठीक है। उसके बाद आप सभी मॉडल सेट जितना है सारा अपलोड किया हुआ है। उसके बावजूद और आप सभी का जितना सारा VVI क्वेश्चन अभी और आने वाला है। आप सभी को किस तरह का वीडियो चाहिए, MCQ, सब्जेक्टिव टाइप, सभी जो है वो कमेंट करके बताइए, मैं जो है वो उसी तरह का वीडियो बना दूंगा। और दूसरी बात कि आप सभी एक काम कीजिए, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।